नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आज हम करेंगे जो प्रवक्ता भर्ती में हमारे 2013 में हिंदी का क्वेश्चन पेपर आया था उसे सोल्व करेंगे, क्योंकि जो पुराने पेपर हैं को टीजीटी के लगभग मैं डाल चुकी हूँ, उन्हें देख लेना। क्वेश्चन जितने तुम करोगे उतने तुम्हारे लिए फायदा देंगे, चाहे वो कहीं का भी एग्जाम पेपर हो, लेकिन उसे देख लो, उससे बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। नहीं, ठीक है। और हाई स्कूल इंटर 9th और 11th, मतलब 9th 10th 11th और 12th चारों क्लास की बुक जो यूपी बोर्ड में लगी हुई है उन्हें ले लेना और उन्हें देख लेना जरूर, क्योंकि उनसे कुछ बातें पिछली बार भी एग्जाम में सारे ऐसे के ऐसे ही बुक से ही पूछी गई थी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है उसमें लेखक के जीवन परिचय दे रखा है, तो उन्हें देख लेना, उनसे देखने से भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें कभी भी है ना, जो यूपी बोर्ड में अपनी किताब लगी हुई रखी है तो आयोग उसे तो मानेगा ही, तो वो तो आपका गलत हो गई नहीं। तो इसलिए जैसे जन्म है, मृत्यु है, सन है, कुछ चीजें ना यूपी बोर्ड वाली बुकों से ही देखना उनको, ठीक है। और उसमें रस छंद अलंकार कुछ उदाहरण भी उसमें दे रखे हैं बुकों के पीछे, तो उन्हें भी देखना, ठीक है। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपकी। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है कि किस कवि की बाड़ी नारिकेल फल के समान है। तो वो किस कवि की बाड़ी है जो नारिकेल फल के समान है? वो है भारवी की। इन क्वेश्चनों के नीचे थोड़ा एक्सप्लेन करके भी दिया हुआ है, तो उसे भी देख लेना, उससे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और यही क्वेश्चन है कि इनसे जुड़े हुए बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह है किस लिए? तो यह है भारवी, नारिकेल फल के समान है इनकी बाड़ी, जो है कवि भारवी, ठीक है। नारिकेल फल मतलब इसीलिए कहा है कि नारियल अंदर मतलब बाहर से कठोर होता है, अंदर से मुलायम होता है, इसीलिए इनकी भाषा को, क्योंकि इनकी जो रचना है वो बाहर से तो लगती है कि कठोर, लेकिन उन्हें पढ़ो समझो ना तो अंदर से वो मतलब मधुर है, ठीक है। काव्य जो है उनका। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा है? ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बोली से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मेरे चैनल पर सभी वीडियो पड़ी हैं, लेकिन यह है कि कुछ जो पहली वीडियो है ना वो स्पष्ट थोड़ी कम होंगी, हो सकता है आपको कम अच्छी लगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि एक दो बार आप जरूर देख लेना। एक एक बार भी देखेंगे तो सिर्फ आप आइडिया ही ले लेना कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये क्या बताया है, ठीक है। मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, आपका ही फायदा होने वाला है, ठीक है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो वो कौन सी है? वो है अवधी, क्योंकि अवधी आएगी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। और जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं वो खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी ये आती हैं, और दक्षिणी भी इसमें ही आती है, क्योंकि अब हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां, अगर ऑप्शन में 18 ना हो 17 हो तो उस पर भी टिक लगाओगे, ठीक है। अप्रमाणिक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है, तो वो क्या है? ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं इसमें। पहला है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। आगे देखते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना इसने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, बे हलधर के वीर, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। और ये पंक्तियां किसकी हैं? क्योंकि ये पंक्तियां एग्जाम में पूछी गई हैं, तो ये पंक्तियां हैं बिहारी जी की। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? तो कार्यावस्था के अंतर्गत कौन नहीं है? कार्यावस्था ये शब्द जो है नाटक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्यावस्था शब्द किससे जुड़ा हुआ है? नाटक से। तो ये कौन सा नहीं है? वो है उत्पाद। और ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। कार्यावस्था के अंतर्गत कितने भाग हैं? 5 हैं। विस्तार ये है प्रारंभ, प्रारंभ, प्रत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम, ठीक है। ये 5 अवस्था है।
आगे देखते हैं। इसकी नाटक की मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो थोड़ा सा थ्योरी में भी है, उसमें उसे देख लेना, उसमें ये सारी चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि इनसे नाटक से इसी पेपर में देखना कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे, ये जो नाटक से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ और बातें हैं, तो इसलिए इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। पंजाबी की लिपि है, तो पंजाबी की लिपि बनानी है हमें, तो वो कौन सी है? गुरुमुखी। ठीक है। रोमन इंग्लिश की लिपि है। देवनागरी लिपि जो है ये अपना हिंदी की लिपि है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? तो ये अर्थ प्रकृति किससे संबंधित है? ये भी नाटक से संबंधित है। ठीक है, तो वो कौन सा नहीं आता? डी, विषादांत। ठीक है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, ये 5 हैं। ये देखो इसके 5 भेद दिए गए हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। शब्दार्थ सहित काव्यम किसने कहा है? शब्द अर्थ सहित काव्य ही क्या है? काव्यम है। शब्दार्थ सहित क्या है? काव्यम। तो ये किसने कहा? भामा ने। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, मतलब एक को छोड़ के दूसरे की बताया जा रहा है, तो उससे अच्छे तो आप हैं। जहां भी मतलब कल्पित रूप है, प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को अलग दिखाया जाए, तो वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जैसे बिल्ली छत से कूदी, सबसे ज्यादा पूछे आते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, ये तो बहुत एग्जाम्पल है, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है, तो भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है? महावीर चरितम। ठीक है। और ये किसका नाटक है? ये भवभूति का नाटक है। जो संस्कृत के लेखक हैं उनसे संबंधित जो लेखक हैं, पहले तो थ्योरी डालूंगी और फिर उनसे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और आएंगे, बस सिर्फ उतना भी आप कर लोगे तो संस्कृत के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इनके नाटक हैं 3, देखो इसमें दे रखे हैं, महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम। ठीक है, राम से संबंधित है काव्य, इसीलिए पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं, तो वर्तमान जो साहित्य पत्रिका है इसके संपादक कौन है? ये हैं विभूति नारायण राय। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 900 से 27 का ईस्वी सन क्या होगा? ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं पद्मावत की। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं? पद्मावत की पंक्तियां हैं, क्योंकि पद्मावत में जायसी ने कहा है ऐसे ही जो इसमें दे रखा है, और ये जो दे रखा ना इसमें 1520, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, डी 1520। वैसे 927 है, तो ये हम 927 को मतलब क्या कहना चाहिए, ये है 927 हिजरी है जो लिखा हुआ, 927 उसको ना ईस्वी में करा है, 1520 होगा उसका। इसी तरह से ना इन्होंने जो इसका, ये तो हो गया अवधिकाल जो मतलब शुरुआत करी थी, अगर इसका रचना काल पूछा गया हो तो वो होगा 1540 ईस्वी पद्मावत का। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो इसमें जयचंद किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये जाति विशेष के लिए प्रयोग हुआ है, ना कि एक के लिए। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ विभीषणों की कमी नहीं है, तो विभीषण एक नहीं, मगर विभीषण उन सब के लिए भी कहा जाता है जो घर का भेदी लंका ढाए, मतलब इस सब जगह मिलते हैं। ठीक है, तो जाति विशेष का बोध होता है, तो ये है जातिवाचक। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव। और विभाव कितने भेद होते हैं विभाव के? उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। लाला निवास दास के संयुक्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने कही थी? तो किसने लिखी थी सच्ची समालोचना? वो थी बालकृष्ण भट्ट की। मोही हंसही की को हरी किसने कहा? तो ये पंक्तियां जो कही हैं जायसी ने कही हैं, और किन से कही हैं? सूरदास जी से। ये हर एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई हैं, तो ये पंक्तियां इसलिए कही हैं क्योंकि जायसी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि एक आंख से काने कौन से कवि थे? तो वो थे जायसी।
क्योंकि जैसे एक आंख से काणे थे इसीलिए इन्हें देखकर एक बार शेरशाह हंसे थे। तो उन्होंने कहा था कि मुझ पर क्यों हंस रहे हो, उस बनाने वाले कुम्हार पर हंसो जिसने ऐसा बनाया। ठीक है। निबंध गद की कसौटी किसने कहा? निबंध गद की कसौटी है, ये किसने कहा? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है? तो छल से में हमें कारक बताना है, वो कौन सा कारक है? करण कारक। ठीक है। कारक चिन्ह अपने सारे देख लेना, बहुत आसान है। कारक से तो क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए, एक दो बार देख लेना, क्योंकि अधिकरण कारक, कर्म कारक और एक तत्पुरुष कारक, सॉरी दोस्तों, एक संबंध कारक, ये दो तीन है जो बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम में पूछे आते हैं। इन कारकों को एक दो बार देख लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण होता है, उसी से मेरिट बनती है। लगभग 90 प्लस तो सब कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही 100 से तुम ऊपर जाओगे ना, तभी समस्या है। थोड़ा क्वेश्चन तभी थोड़े से 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में, क्योंकि मेरिट उसी से बनती है हमेशा। उसमें एक दो दो नंबर जिनके ऊपर हो गए वो आ गए, और जिनके एक दो नंबर नीचे हो गए, चाहे उनका पूरा पेपर अच्छा हुआ, वो रह गए। ठीक है। तो इसलिए जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी। इस आपका सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि चलो टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप टीजीटी में हैं तो तुरंत अपना अगर लिस्ट में आ गए तो सिलेक्शन हो गया। इतना आगे देखते हैं। इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर रस हिज्जी आद शेर सोना नरह दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास हुआ। ये पंक्तियों का संबंध है किससे है? ये चंद छंद वर्णन की महिमा से है। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये रचना है गंग कवि की, और एग्जाम में ये भी पूछी गई कि इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है खड़ी बोली। आगे देखते हैं। बंद धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है? तो इसमें गलत बताना है कौन सा है। तो इसमें तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं। चैन बोर्ड का हमेशा से रहा है, 2-4 क्वेश्चन तो वो हमेशा रखते हैं जिसके लिए एफ आता है, और उसमें जिनके सही होंगे बेचारे वो भी गए, और जिनके नहीं है वो भी गए। तो ये तो कॉमन नंबर हमेशा सबको मिलते हैं, और जो एफ होता है ना, ये नंबर कॉमन होते हैं, सबको मिलते हैं। तो ये तो इनमें ऑप्शन कुछ नहीं है। इसका जो होगा वो होगा ए बदंत, ए बंदे ताम, ए बंद अंत। ठीक है, ये तीनों होंगे इसके। तो इसमें कोई नहीं, इसमें एफ आया था। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। तो इसमें नपुंसक लिंग कौन सा है? ये है कलत्र। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास। स्पर्श धातु के लड लकार के मध्यम पुरुष में दिए रूपों में गलत कौन सा है? तो वो गलत कौन सा है? वो है ए प्रस ताम। पहला है ए प्रसा, दूसरा हो गया ए स्पर्श तम, और ये है ए स्पर्श सत। संस्कृत थोड़ी सी मेरी भी कमजोर है, इतनी अच्छी नहीं है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुकृत भूषण बिनु न विराजही कविता बनीता मित। कविता की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है केशव दास जी ने। ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामों में रिपीट होता है। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक पूछा है। राजेंद्र यादव को कब से थे? वे थे 1986 से 1913 तक रहे। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? वाक्यों का। व्याकरण में शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार तीनों का अध्ययन किया जाता है। और व्याकरण क्या है? व्याकरण शुद्धता बताता है, लिखने की, नियमों की, पढ़ने की। ठीक है, तो ये उसी में है कि क्या है। स्पर्श शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? तो वो है स्वेसु, 12 बरसिले कुकर जिये
ओ 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? तो ये आल्हा विधा की रचना है। और ये किसकी रचना है? ये जगनिक की रचना है। और इसका एक वैसे परमाल रासो पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन ज्यादातर अब आल्हा भी पूछा जाता है क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। आल्हा का ही दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, या परमाल का दूसरा नाम क्या है? आल्हा रासो। ठीक है। और इसका केंद्र मतलब बैसवाड़ा है, जहां ये गाया जाता है, क्योंकि बुंदेलखंड में बैसवाड़ा इससे पूछते हैं ना कि कहाँ गाया जाता है और कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। इसमें आलाउदल की मतलब कथा दे रखी है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो वो कौन थे? वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी, इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो शुक्ल जी की ये पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र के लिए। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध ऐसे थे, आंख कान नाक भौं, जिसने ज्यादातर जो आ जाए ना ऑप्शन में और प्रताप नारायण हो तो टिक लगा देना, क्योंकि इन्होंने लिखे हैं वे सारे निबंध। आगे देखते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो अष्टयाम जो है तो इसमें किसकी दिनचर्या का वर्णन है? इसमें है कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन और राम की दिनचर्या का वर्णन। अब इसमें ये आगे बताती हूँ। देखो रसकान ने जो लिखी है अष्टयाम, ये रसकान के द्वारा अष्टयाम है, तो उसमें तो कृष्ण के 8 पैर के मतलब सुबह से शाम तक का वर्णन, दिनचर्या का वर्णन दे रखा। और जो एक अष्टयाम लिखी गई है नावादास और अग्रदास द्वारा, तो उसमें राम की दिनचर्या का वर्णन दिया गया। ठीक है, तो इसमें तो दोनों ही ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो ये भी विवादित वाला क्वेश्चन है। मणिकर्णिका आत्मकथा है, तो मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है? तुलसीराम की है। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामानंद ने जो अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है वो किया है रामार्चन पद्धति में। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? ये है पंत ने कहा है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कुसूल। कविता किस पत्र में छपी थी? तो ये हिंदी प्रदीप में छपी थी। स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है? तो इसमें दिए रूपों में गलत कौन सा है? तो एक तो लंग लकार की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसमें आ लिखा हुआ होगा आगे। ठीक है, क्या आ लगा हुआ होता है? और इसमें तो किसी में ऑप्शन में आ नहीं है, तो ये तो जानबूझ के ही तो गलती है सब। ठीक है, तो इसके लिए भी एफ आया था। जो मध्यम पुरुष के बनेंगे वो बनेंगे अस्पृश, अस्पृशताम, अस्पृशत। ठीक है। राम हृदय जाके नाही, विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नाही, विपत्ति सुमंगल ताही। इसमें कौन सा अनुप्रास है? तो ये कौन सा है? लाटा अनुप्रास। और अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? 5। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? तो जो भातृजया, ये कैसा है? ये तत्सम है। और भातृजया तत्सम इसलिए है क्योंकि जो एक तो पहचान तत्सम की ये बता दूं आपको एक छोटा सा, बाकी तो पढ़ने से ही आपको समझ में आएंगे। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं, मतलब संस्कृत के सीधे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो हैं तत्सम शब्द। और उसमें क्या होता है कि ज्यादातर ना आधे शब्द आधे वर्ड आते हैं। और जैसे णा है, छा है, बा है और सा। ठीक है, बा ये वाला, ठीक है, ये वाला बा, बकार से दंतोष्ठ है, ये वाला बा प्रयोग होता है। तो जो ये वर्ण प्रयोग होते हैं वो ज्यादातर तत्सम शब्द ही होते हैं।
कभी भी तुम अगर कोई भी या तो पेपर हल करो या क्वेश्चन पेपर या कुछ भी या वीडियो भी देखते हो ना, तो कॉपी पेन जरूर लेके अपने पास बैठे करो। अगर कोई भी अगर पढ़ भी रहे हो तब भी, क्योंकि कोई भी वर्ड ऐसा आ जाए या कहीं कोई वाक्य कुछ दिखाई दे जाए तो उसे तुरंत नोट कर लो, क्योंकि वो नोट करा हुआ हमारे पास रहता है। और ऐसे हम कहें कि हमने कहीं देखा था, उसे ढूंढेंगे तो उसमें हमारा समय भी वेस्ट होगा और फिर टाइम, हर चीज। तो इसलिए पहले ही सब अच्छे से करना चाहिए। आगे देखते हैं। सन 1951 में प्रकाशित दूसरे सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल नहीं थी? तो दूसरे सप्तक में कवयित्री कौन सी शामिल नहीं थी? वो थी, सॉरी दोस्तों, शामिल थी। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा जल्दी पढ़ने के चक्कर में ही गड़बड़ होता है। जैसे अभी मैंने पढ़ लिया था कवयित्री शामिल नहीं थी, इसमें है कि कवयित्री शामिल थी। ठीक है, तो वो है शकुंतला माथुर। और ये कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक में थी, सुमन राजे चौथे सप्तक में थी। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो सप्तक थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला तो पहले को सप्तक, तो पहला सप्तक नहीं बोलते, उसे खाली तार सप्तक बोलते हैं। तो उसमें कितनी, मतलब कितनी कवयित्री थी? 3 थी। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। तो नीचे जो 4 वर्तनी है इनमें देखना कि इसमें सही कौन सा है, तो वो है 36। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? दक्षिण। और श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया 4 प्रकार के। और कौन कौन से होते हैं? अनुकूल, दक्षिण, सठ और धृष्ट। आगे देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही क्या होगा? गंगा हिमालयात प्रभवती, प्रभवती। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तो तत्सम शब्द है श्रृंगार। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, उसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो सही है हमारा ऑप्शन उत प्लस ज्वल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? वो माना है 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी। इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है? तो कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है? वो है भाषा भूषण। भाषा भूषण किसका ग्रंथ है? ये जसवंत सिंह का ग्रंथ है। ठीक है, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है। तो फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है? बेला बहू है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला था? तो वो कौन से कवि थे? वे थे नूर मोहम्मद। ठीक है, कौन से कवि थे? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है? इंद्रावती। और इंद्रावती और अनुराग बासरी दोनों ही नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो उसका सही का चयन क्या है? अनूठा प्रयोग। इसका मुहावरे का क्या अर्थ है? अनूठा प्रयोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से माना है? 2 क्वेश्चन देखो उत्थान से ही आ गए। द्वितीय उत्थान, प्रथम उत्थान और तृतीय उत्थान। जो आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने 3 उत्थानों में बांटा है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान। तो रामचंद्र शुक्ल का जो और हिंदी साहित्य का इतिहास है वो बटा हुआ है इनका संवत में। इन्होंने काल विभाजन भी और जो उत्थान का समय भी, वो भी सब ना संवत में बांटा है। कभी ये क्वेश्चन आए तो इसका भी ध्यान रखना कि संवत में ही बटा हुआ है इनका। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा अगर आपसे मानना है कि अगर आपके पास समय है तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लेकर एक बार जरूर से मतलब पढ़ लेना, क्योंकि उस जो का मतलब क्या कहना चाहिए, पंक्तियां हैं जो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं या किसी के बारे में, वो सब उसी से ली हुई होती हैं। इसका समय जो दे रखा वो दे रखा 1868 से 1893 ईस्वी। ठीक है, और एक और कि अगर संवत में कहीं दिया है और आपको पता है कि इसमें से इस तरह से, तो 57 अगर आप माइनस करोगे ना तो आपका ईस्वी वर्ष निकल जाता है उसमें, संवत में से ईस्वी माइनस करोगे तो। ठीक है,
57 वर्ष घटा दोगे तो ईस्वी वर्ष आपके आ जाते हैं। और उसके तृतीय का समय भी इसमें दे रखा है इन्होंने, तृतीय उत्थान का समय जो था वो भी लिख लो कहीं, क्योंकि तृतीय उत्थान का समय भी इनका पूछा जाता है। इनका तृतीय उत्थान का समय है 1918 ईस्वी से संमत 1975, मतलब संमत में अगर आ गया तो 1975 है, और तृतीय उत्थान का समय वैसे अगर आता है तो 1918 ईस्वी से अब तक। ठीक है, आगे देखते हैं। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? वो है द्विगु समास। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपेक्ष नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नियताप्ति। तो ये कितने होते हैं अर्थोपेक्ष? ये होते हैं अर्थोपेक्षक, हमारे होते हैं 5। विषमक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकास्य, अकापतार। क्योंकि ये पांचों तुम्हें पता भी होने चाहिए, चाहे क्रम से ट्रिक बना के याद कर लेना, जैसे शुरू में आ दे रखा है या लास्ट के बाद जोड़ के अपना याद कर लेना, जिस तरह से भी आपको ट्रिक का हो, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। युष्मत शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा है? तो इसमें गलत है तब। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करना है, तो इसमें पुल्लिंग शब्द है दारा। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो वो है का, तार। और जो बसंत के पर्याय हैं वो हैं ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। दिवस का अवसान समित था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है, किससे है? ये पंक्तियां हैं प्रिय प्रवास की, और ये और भी एग्जामों में रिपीट होती हैं। और ये प्रिय प्रवास किसका है? ये अयोध्या सिंह हरिओत जी की रचना है और हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। आगे देखते हैं। निबंध, निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? तो निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? यह है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है और ये गीति काव्य है। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण बताना है, तो अल्प प्राण हमारा कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा हमारे अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? तो नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत कौन नहीं है? वो है सात्विक, कौशिकी, सातवती। सात्विक और सातवती, देखो ये थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए जल्दी में गलत हो जाता क्वेश्चन। कौन नहीं है? देखो इसीलिए इन्होंने ऑप्शन में दिया ये है सात्विक। सात्विक क्या है? ये अनुभाव है, और सात्विक अनुभाव। और ये क्या है? कौशिक। ये है सातवती, ये है साप्तवती। तो ये हमारा क्या है? ये वृत्ति है, नाट्य वृत्ति। ठीक है, इतने थोड़ा सा दोनों को एक साथ देखोगे तो अंतर आपको पता चल जाएगा, फिर कभी टकराए तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो ये टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। इंदुमती, टेम्पेस्ट ये नाटक किनका है? शेक्सपियर का नाटक है, तो इसकी छाया मानी जाती है इंदुमती। इंदुमती रचना किनकी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे? तो वो है गोविंद नारायण मिश्र। पाए महावर देने को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिढ़त जाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। इसमें ये कि एड़ी को लाल देखकर एड़ी लाल हो रही, लेकिन नाइन क्या सोच रही कि महावर लगी हुई है, तो वो उसे एड़ी रगड़े जा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है? तो उसमें भ्रांतिमान अलंकार है। इसमें मतलब समझ ही नहीं पा रही कि क्या है। ठीक है,
और संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अगर अंतर करने के, अगर अपने उससे सोचो तो कभी भी उदाहरण आए तो इस बात का ध्यान रखना कि जहां की स्पष्ट हो जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार है, और जहां स्पष्ट ही ना हो, कंफ्यूजन बना ही रहे लास्ट तक, तो वो क्या होगा, संदेह अलंकार। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो रामानुज का श्री संप्रदाय है उसमें किसकी उपासना होती है? विष्णु की। रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत था वो था शुद्धाद्वैतवाद। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? रंग निर्देश। उपन्यास के तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, वातावरण, शैली और उद्देश्य। तो ये उपन्यास के 6 तत्व हैं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो वो करता है व्यक्तिवाचक। भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है, तो भरत मुनि ने जो गुणों की संख्या बताई है वो 10 बताई है। और रस कितने बताए? 8 रसों की संख्या भरत मुनि ने 8 मानी है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, तो वो है आखिरी कलाम। और पद्मावत जो है इनका जो कीर्ति का आधार बताया जाता है जायसी का, तो वो है पद्मावत। और अखरावट में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर, मतलब इसमें बताया गया है, वर्णन किया गया है कि कैसे अक्षर बनाने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। संकलन त्रय में कौन नहीं है? संकलन त्रय में कौन नहीं है? ये 2016 में भी रिपीट हुआ है, तो ये है कथानक। जो है स्थान, वस्तु और काल, ये संकलन त्रय में आते हैं। ये संकलन त्रय भी ये नाटक से संबंधित है। निम्नलिखित में धीरोदात्त नायक कौन है? तो धीरोदात्त नायक कौन सा है? ये है भीमसेन। आगे देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन करना है। तो वो है, वाक्य 4 दे रखे हैं लेकिन चारों ही वाक्य गलत हैं। क्यों? इसमें ये गलत है, ये है वृक्षात लिखा जाएगा, यहाँ वृक्षात। ठीक है, ये तो इसलिए इसमें भी एफ ही आया था, क्योंकि ऑप्शन कोई सही नहीं बैठ रहा, तो उस हिसाब से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है, ऑप्शन ये वाला सही होगा इसका। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया था नागरिक प्रचारणी सभा ने। और नागरिक प्रचारणी सभा जो थी, इसमें 3 संपादक थे, मतलब इसमें 3 संपादक रहे थे शुरू में, श्याम सुंदरदास और श्याम राम। आगे देखते हैं। बंग महिला का असली नाम क्या था? तो बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है, तो गुलाम मंडी उपन्यास किनका है? ये निर्मला भुराडिया का। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी 1884 में। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो यह है ऊपरी लिखित। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श नहीं है? तो कौन सा वर्ण स्पर्श नहीं है? या अंतस्थ वर्ण है, या अलावा। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो वो किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम में, जिसका कुछ पता ही नहीं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? तो ये कहा है मैथ्यू ओनाल्ड ने। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है ये किसका है? विशाखा दत्त का है। और इसका नाटक का नायक है चाणक्य। आगे देखते हैं।
राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गए थे? तो राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गए थे? ये उड़ीसा गए थे। मृगावती का लेखन है, तो मृगावती का लेखन है कुतुबन। तो लेखक, सॉरी दोस्तों, जो मृगावती रचना है किसकी है? कुतुबन की रचना है। और मृगावती को सूफी काव्य की पहली रचना किसने माना है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को में शिवा का अर्थ है, तो शिवा का अर्थ क्या है? शिवाजी। अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यांजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन किसका कथन है? तो ये देव का कथन है, सॉरी दोस्तों, देव का कथन है ये। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रेक्षते किसने कहा है? तो ये कहा है दंडी ने। ये उक्ति किनकी है? दंडी की उक्ति है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारागरी समझने वाले लेखक थे, तो ये है कमल। और जबकि यहाँ शब्द क्या होना चाहिए था? कलम, तो इसीलिए यहाँ भी एफ आया था इसमें। ठीक है, तो वो है बद्री नारायण चौधरी। यहाँ बद्री नारायण चौधरी ये भी सही नहीं लिखा गया, ठीक है, तो इसमें भी और इसमें भी, तो इसलिए इसके लिए भी एफ आया था। हमेशा कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आम है कि जो एफ आते हैं एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में। वैश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? वो है कुल्टा। तो कुल्टा किसका पर्याय है? तो ये है व्यभिचारिणी का, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कुल्टा किसका पर्याय है? यह है व्यभिचारिणी का। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? क्षत्रिय। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई? तो ये कालचक्र से ली गई है। और एक क्वेश्चन इससे यह भी पूछा जाता है कि हिंदी नई चाल में ढली कब से? तो ये 1873 ईस्वी से। इस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? तो वो है संभ्याम। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, उसमें से सही का चयन करना है। तो सही है इसमें अनुग्रहित, ऑप्शन सी सही होगा। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोया था? तो वो है शेख तगी के कहने से गंगा में डुबोया था। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? वो है भामा, भारती, शारदा और बागेश्वरी, ये सरस्वती के पर्याय हैं। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो वह है वल्लभ संप्रदाय से। 84 52 की वार्ता और 252 की वार्ता, ये दोनों 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, 52 वैष्णव की वार्ता, ये हैं गोकुलनाथ की दोनों रचनाएं। ठीक है, जो विठलनाथ के पुत्र थे, बल्लवाचार्य के पोते थे, उनकी रचना है। और ये इनको पूछा जाता किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। तो वो सही है कवयित्री। आनंद वर्धन का संबंध इनमें से किससे है? तो ध्वनि संप्रदाय से। आत्माराम के छदम नाम से आरंभिक महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो वो की थी बाबू बालमुकुंद गुप्त ने। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। और जो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना करी थी वो किसने करी थी? बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और पंडित शिव प्रसाद सिंह प्रमुख थे तीनों।
एग्जाम में हमेशा से आते हैं, ये 3 दे देते हैं और एक इन ऑप्शन में हमेशा कृष्णदास आते हैं। तो इन्हें ध्यान करना कि इन तीनों ने, श्याम, राम और शिव, इन तीनों ने करी थी स्थापना नागरिक प्रचारणी सभा की। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 3 आते हैं और एक अलग हमेशा से आता है इसमें। और इसके प्रथम सभापति कौन थे? वो थे भारतेंदु जी के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? वह मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाले के लिए। वक्ता के लिए उत्तम पुरुष जो बोलता है मैं, और मध्यम पुरुष तुम जो श्रोता होता है, और अन्य के लिए वह। ठीक है, वह जो होता है वो अन्य में आता है, जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? देखो इसमें आ गया, तो ये है ब्रज भाषा में अष्टयाम, नाभादास की जो अष्टयाम है। और इसमें राम से मतलब ये राम की से संबंधित है, राम की दिनचर्या इसमें दे रखी है अष्टयाम में। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे हैं अनुभाव। अनुभाव कितने होते हैं? 4। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में समास है अव्ययी भाव समास है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सफेद शब्द तत्सम नहीं है, श्वेत होगा सफेद का। ठीक है, घूर्न लत्ता बीने कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? तो वो दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? वो है अंधकूप। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है? ये क्या कहा है? कोलरिज ने। सतसैया के दोहरे जो नामक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? तो नावक का अर्थ है छोटा तीर। क्या अर्थ है? छोटा तीर। और जो ऑप्शन में कहीं नहीं है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? छोटा तीर। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनसे विषाद पूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है? ये शैली की पंक्ति है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? आगे देखते हैं। इनमें प्रवासी कहानीकार हैं, तो इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? तेजेंद्र शर्मा। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं, तो इसमें सर्ग है 19 सर्ग हैं रघुवंश महाकाव्य में, और ये कालिदास की रचना है। आजमगढ़ रीडर किस प्रेस में प्रकाशित हुई थी? तो ये इलाहाबाद मिशन प्रेस में प्रकाशित हुई थी। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, तो दुर्जन का संधि विच्छेद होगा दुह प्लस जन। रमणीय अर्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है जगन्नाथ ने। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये पंक्तियां जो ली गई हैं रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई हैं, तो ये किसके बिना रहता है? तो ये है धर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये किसने कहा है? भरत ने। भरत मुनि, इसीलिए भरत लिखा कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन में। ठीक है, तो भरत मुनि ने कहा है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? ये कथन है गाडसा दा तासी का है।
8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? ये है प्रताप नारायण मिश्र से। पुस्तक जल्लड़ हत दे चली गज्जन नृप काज में जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्रबरदाई के पुत्र थे जल्लड़। प्रारंभते ने खलु विघ्न भयन नीचे में कर्ता कौन है? तो नीचे कौन है? कर्ता है। पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? मन उपमेय है। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोला। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखकर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है, जो हमारा पीजीटी का पेपर था 2013 का। और क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक था, लेकिन इस बार जो 2016 में आया वो देखा था मैंने, तो उसमें वो डाल भी दिया है मैंने, देख लेना उसका। तो उसमें संस्कृत कम आई थी इसकी अपेक्षा, इसमें संस्कृत उसकी अपेक्षा ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन मेहनत करते रहो, लगे रहो और लगातार लगे रहो। ये मत सोचो कब फॉर्म आएंगे, कब क्या होगा, किसी चीज का मतलब वो चीज मत देखो, भाई देखो कि तैयारी करनी। सिलेबस को अच्छे से पढ़कर एक एक टॉपिक को लेकर जब तैयारी करना अपना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।